हाय एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका हिंदी अनुवाद मंजुला डोभाल जी ने किया है, इसके भाग 2 के अध्याय 2 का मैं वर्णन करने जा रही हूँ। इससे पहले के 26 अध्याय, जो कि भाग 1 और भाग 2 के हैं, उसके वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। और आपको कैसी लगती है आप सब कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो इस अध्याय का नाम है कैसे मैंने अपना जीवन शुरू किया। ये तब की बात है जब महात्मा गांधी अपनी वकालत की पढ़ाई करके भारत वापस लौटे थे। आइए। मेरे बड़े भाई को मुझसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और आशाएं थीं। धन, दौलत, नाम और प्रसिद्धि की उनके अंदर बहुत लालसा थी। उनका हृदय बहुत विशाल और उदार था, साथ में सरल प्रकृति। इन गुणों के कारण उनके बहुत से मित्र बने और उनके द्वारा वे मेरे लिए काम मिलने की अपेक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह भी सोचा था कि मेरी वकालत बहुत अच्छी और धुआंधार चलेगी, इसलिए उन्होंने अपने घर के खर्चों को बहुत बढ़ा लिया था। उन्होंने मेरी वकालत की तैयारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरी विदेश यात्रा का तूफान मेरी जाति समुदाय के अंदर अभी भी सुलग रहा था। इसने समुदाय को दो धड़ों में बांट दिया था। एक मुझे तुरंत स्वीकारने को तैयार था, दूसरा मुझे बाहर ही बनाए रखने में अड़ा हुआ था। पहले धड़े को प्रसन्न करने के लिए मेरे बड़े भाई राजकोट जाने से पहले मुझे नासिक पवित्र नदी में स्नान कराने के लिए ले गए और राजकोट पहुंचकर समुदाय के लिए भी भोज आयोजित किया। मुझे यह सब पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे बड़े भाई का मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम था और उनके प्रति भक्ति भी उतनी ही थी। इसलिए मैंने जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही किया। इनकी इच्छा मेरे लिए कानून थी। इस प्रकार जाति में शामिल किए जाने की बाधा समाप्त हो गई थी। मैंने कभी उस धड़े में शामिल होने की इजाज़त नहीं मांगी जो मेरे विरोध में था, और ना तो उनके मुखिया और ना ही किसी सदस्य के प्रति मेरी कोई दुर्भावना रही। इनमें से कुछ मुझे नापसंद करते थे, लेकिन ईमानदारी से मैं उनकी भावनाओं को आहत करने से बचता रहा। मैंने जाति और समुदाय से बहिष्कार संबंधित नियमों का हमेशा से सम्मान किया। उसके अनुसार मेरा कोई भी रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरे सास ससुर और मेरी बहन और बहनोई भी मेरे साथ संबंध नहीं रख सकते थे, और ना ही मैं उनके घरों का पानी पी सकता था। वे गुप्त रूप से इस बहिष्कार को त्यागने को तैयार थे, लेकिन यह मेरी प्रकृति थी कि यदि किसी चीज जिसको मैं सबके सामने नहीं कर सकता था, उसे मैं गुप्त रूप से करने के पक्ष में भी नहीं था। ईमानदारी के साथ किए गए आचार व्यवहार के कारण मुझे अपनी जाति समुदाय से किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। मैंने हमेशा उस समय समुदाय के ज़्यादातर सदस्यों से प्रेम और उदारता ही पाई है, जो मुझे अभी भी बहिष्कृत मानते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे काम में सहायता भी की, बिना किसी आशा के कि मैं उनके समुदाय के लिए कुछ करूँगा। यह मेरी धारणा है कि यह अच्छाइयाँ मेरे द्वारा कोई विरोध ना किए जाने की वजह से थी। यदि मैं जाति में फिर से वापस लिए जाने के लिए समुदाय पर जोर डालता या उन्हें परेशान करता या उनके समुदाय में फूट डालने का प्रयास करता, तब वे निश्चित रूप से उसका बदला लेते और किसी भी प्रकार के तूफान को झेलने से बचने के बजाय इंग्लैंड से लौटने के बाद मैं स्वयं को विरोध के भंवर में उलझा पाता और शायद इस कपट का एक हिस्सा बनता। मेरा अपनी पत्नी के साथ अभी संबंध वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था। इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी मेरा ईर्ष्या भाव अभी भी ठीक नहीं हुआ था। मेरा उसकी हर हरकत पर गुस्सा होना और संदेह करना जारी था। इस कारण मेरी दिली इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। मैंने निश्चय किया था कि मेरी पत्नी का पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, लेकिन मेरी वासना बीच में आई और वह मेरी इस कमी को वजह से दुखी पाती रही। यहाँ तक कि एक बार मैंने उसे अपने पिता के घर भेजने और तभी वापस लाने का सोचा था जब वह पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी। बाद में मैंने महसूस किया कि यह मेरी गलती थी। मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई में सुधार की योजना बनाई हुई थी। जब मैं इंग्लैंड गया था, तब मेरे भाई के बच्चे और मेरा एक बेटा भी था, जो अब करीब 4 वर्ष का है। मेरी इच्छा थी कि मैं इन्हीं बच्चों को शारीरिक अभ्यास कराऊं और उन्हें मजबूत बनाऊं और अपना मार्गदर्शन दूं।
इसमें मेरा भाई मेरे पक्ष में था और मैं अपने इस प्रयोजन में सफल भी रहा। मुझे बच्चों की संगति में रहना बहुत अच्छा लगता था। मेरी उनके साथ अक्सर खेलने और उन्हें चुटकुले सुनाने की आदत थी। यह अभी तक है। तब से मुझे लगता था कि मैं बच्चों का एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ। अन्न के लिए सुधार की जरूरत जाहिर थी। चाय और कॉफी को हर घर में जगह मिल गई थी। मेरे भाई ने मेरे लौटने पर घर पर एक तरह का पाश्चात्य वातावरण तैयार किया हुआ था। क्रॉकरी और इस तरह की चीजें जो विशेष अवसरों के लिए रखी होती थी, वे अब रोजमर्रा में उपयोग लाई जा रही थी। मेरे सुधार ने इसे सुसंस्कृत बना दिया। मैंने जौ का दलिया नाश्ते में शुरू किया और चाय या कॉफी की जगह कोकोआ की सिफारिश की। लेकिन असल में यह चाय कॉफी के साथ उपयोग में लाई जाने लगी। बूट और जूते पहले से ही वहाँ थे। मैंने वहाँ पाश्चात्य कपड़ों की शुरुआत करके उसे यूरोपियन बना दिया। इस प्रकार खर्चे बढ़ गए। हर दिन कुछ न कुछ नई चीज जुड़ती रहती। हम अपने घर के दरवाजे पर सफेद हाथी खड़ा करने में सफल रहे। लेकिन इसके लिए पैसे का जुगाड़ कैसे होता? राजकोट में वकालत शुरू करना एक प्रकार का मजाक ही होता। मुझ में मुश्किल से एक पेशेवर और शिक्षित वकील का ज्ञान था। फिर भी मैं आम वकील से 10 गुना ज्यादा फीस की उम्मीद कर रहा था। शायद ही कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो मुझे वकील के काम के लिए रखता। यदि ऐसा कोई मिल भी जाता तो क्या मुझे अपनी अज्ञानता के ऊपर अभिमान और भूखे को छोड़ना जोड़ना और दुनिया के प्रति अपने देय कर्ज को और बढ़ा लेना चाहिए था? मेरे दोस्तों ने कुछ समय के लिए बंबई जाने का सुझाव दिया, जहां मैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में अनुभव प्राप्त कर सकूं और वहां भारतीय कानून का अध्ययन करूं और जितने केस मुझे मिल सकते थे उनको पाने की कोशिश करूं। उनके सुझावों के अनुसार मैं बंबई चला गया। बंबई में मैंने परिवार में अपनी तरह अक्षम और मूर्ख एक खान समा रखा। वह ब्राह्मण था। मैंने उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसे घर के एक सदस्य की तरह रखा। वह केवल अपने ऊपर पानी उड़ेलता, मगर कभी अपने आप को साफ नहीं करता था। उसकी धोती गंदी थी, साथ ही उसका पवित्र जनेऊ भी, और उसे धार्मिक ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन मैं अच्छे खानसामे का इंतजाम कैसे करता? अच्छा, तो रविशंकर, यह उसका नाम था। मैं उससे पूछता, तुम खाना बनाना नहीं जानते, लेकिन अपनी संध्या, दैनिक पूजा इत्यादि तो जानते होंगे। संध्या? सर, जो जितना हमारी संध्या है और फावड़ा हमारी दैनिक पूजा। मैं इस प्रकार का ब्राह्मण हूँ। मैं आपकी दया पर रह सकता हूँ, अन्यथा किसानी मेरे लिए ही है। इसलिए मुझे रविशंकर का शिक्षक बनना पड़ा। मेरे पास काफी समय था। मैंने अपने लिए खाना बनाना शुरू किया और शाकाहारी खाने में अंग्रेजी प्रयोगों को करना शुरू किया। मैंने स्टोव खरीदा और रविशंकर रसोई संभालने लगा। मुझे मेज पर खाना परोसने की कोई जानकारी नहीं थी और रविशंकर को भी इसका ज्ञान नहीं था। हम मजे से गुजारा करने लगे। वहां पर केवल एक अड़चन थी। रविशंकर ने सफाई से ना रहने और खाने को गंदा करने की कसम खाई हुई थी। बम्बई में 4 महीने से ज्यादा रहने में मेरे लिए दुभर हो गया था, क्योंकि आय का कोई साधन नहीं था और खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने अपना जीवन इस प्रकार से शुरू किया। मैंने देखा कि बैरिस्टर का पैसा एक गलत नौकरी थी। वहां दिखाव ज्यादा और ज्ञान कम था। थैंक यू। आप सबको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो भी और नहीं भी लगी